टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल बी का यूनिट नंबर 7, राइट। अगर आप CIB एस्पायरेंट हैं, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CIB एग्जाम के लिए, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज, कॉन्सेप्ट एंड MCQ। ये सेशन 2 लेवल पे काफ़ी यूजफुल रहेगा। एक उन लोगों के लिए जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दूसरे उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी पेड क्लासेस में ये चैप्टर पढ़ लिया है और इसको रिवाइज करना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल रहेगा। आपको करना छोटा सा एक काम है, ये सेशन आपके पास एज इट इज़ रहे, इसके लिए आप लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए सो दैट जब भी आप इसे ढूंढना चाहें, ठीक है, इस सेशन को, ये सेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। सो अगर हम इस चैप्टर की बात करें, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं various different sources of finance, right? There are different sources of finance which includes equity capital, internal accruals यानी कि retained earnings, preference capital, टर्म लोन, डिबेंचर्स एंड मॉडर्न एरा में काफ़ी, देखिए ये ना हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें होती थी जिनके थ्रू हम पैसा रेज करते थे, बट अभी इनके साथ साथ वी हैव सम मॉडर्न सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एज वेल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक वर्ड सुना होगा एंजल फंड या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट। ये सब क्या है? दीज आर एडिशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, द ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू अस टुडे। तो हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक आज हो रहा है, एक नेक्स्ट क्लास में होगा, एंड उसमें हम इस पूरे एरिया को कवर कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज लाइक क्लास 1 ऑफ इट। सो ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव, वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जहां पे ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न फाइनेंसेस को हम देखने वाले हैं। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि बिजनेस को फाइनेंस की जरूरत होती है क्या? कौन पैसा लेकर आता है? सी व्हेनेवर यू हैव टू स्टार्ट विद या फिर वो एक आइडिया आता है बिजनेस का, या फिर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या चाहिए होगा? क्या पैसा चाहिए होगा? दैट इज द फर्स्ट थिंग। अगर आप कोई भी व्यापार करना चाहते हैं, कुछ भी बिजनेस करना चाहते हैं, आपको थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ता है, और इसी पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। यानी वो पैसा जो कि आप बिजनेस में लगा के बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या फिर आगे लेके जाना चाहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल। जब हम वर्ड कैपिटल लगा देते हैं ना, ये स्पेसिफिकली क्या मीन करता है? कैपिटल का मतलब बहुत स्पेसिफिकली हो जाता है वो पैसा जो कि ओनर लेकर आ रहा है ना। हु इज अ ओनर? जिसने जिसको बिजनेस का आइडिया आया था, हम इसे फैंसी वर्ड्स में प्रमोटर भी बोल सकते हैं। प्रमोटर या फिर ओनर वो व्यक्ति होता है जिसको बिजनेस का आइडिया आया, जो कि ये बिजनेस शुरू करना चाहता है, आगे लेके जाना चाहता है। तो इस बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए उसे चाहिए होगा कुछ पैसा, करेक्ट। ये पैसा वो खुद का भी लगा सकता है, और अगर खुद के पास सफिशिएंट पैसा नहीं है तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है। वो बोरो कर सकता है, दोस्तों से बोरो कर सकता है, बैंक से बोरो कर सकता है, या फिर पब्लिक एट लार्ज से बोरो कर सकता है। तो वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंपल वे कि जब भी कोई बिजनेस शुरुआत किया जाता है, बिजनेस का आइडिया आता है, दिस आइडिया कैन बी ओनली कन्वर्टेड इनटू एग्जीक्यूशन। यानी इस आइडिया को आप बिजनेस में जब कन्वर्ट करोगे, वो तभी हो पाएगा जब कुछ पैसा हो, कुछ फंड हो जो आप इन्वेस्ट करें। एंड दैट फंड जो कि एक ओनर लगाता है, प्रमोटर लगाता है, जिसको ये आइडिया आया था, जिसका ये बिजनेस है, जो ये बिजनेस शुरू कर रहा है, राइट। पहले तो हम उसको बोलते हैं ओनर एंड प्रमोटर, और वो पैसा जो कि ओनर और प्रमोटर लगाता है उसे हम स्पेसिफिकली बोलते हैं कैपिटल। नाउ ये जो ओनर है, ये जो प्रमोटर है, जिसने ये बिजनेस को स्टार्ट करा है, दिस इज वेरी ऑब्वियस कि वो पर्सन इस बिजनेस में टिकेगा, राइट। उसने अपना पूरा पैसा लगाकर इस बिजनेस को शुरू करा है, तो उसका जो सोल आइडिया होगा इस बिजनेस में वो क्या होगा? टू स्टे इन द बिजनेस, टू रिमेन इन द बिजनेस। तो इसका जो पैसा है, इसकी जो कैपिटल है, क्योंकि ये बिजनेस में रहने वाला है लंबे समय तक के लिए, तो वो क्या करेगा? उसके पैसे को हम लोग क्या बोल देंगे? लॉन्ग टर्म फाइनेंस, करेक्ट। फिर से एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है। ये एक पर्सन है जिन्हें एक बिजनेस का आइडिया आया, करेक्ट। ये एक पर्सन है जिनके दिमाग में ये बिजनेस आइडिया आया कि इन्हें ये बिजनेस शुरू करना है, ठीक है। तो जो पर्सन जिन्हें ये आइडिया आया, उसे हमने क्या नाम दिया? प्रमोटर या फिर ओनर, करेक्ट। प्रमोटर या फिर ओनर, ठीक है, मालिक। अब इस बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए इन्होंने जो फंड अरेंज करा खुद से, राइट, ये बिजनेस ऐसे कि ऐसा ही एग्जीक्यूट हो पाए, इसके लिए इन्होंने जो पैसा लगाया, पैसा अरेंज करा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल।
राइट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। नाउ वी नो, क्योंकि इन पर्सन का आइडिया है, इन्होंने अपना पैसा भी लगाया है, तो ही विल स्टे इन द बिजनेस, करेक्ट। तो इनको बिजनेस में कुछ ना कुछ समय के लिए राइट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में स्टे कर रहे हैं, ये पैसा लॉन्ग टर्म कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। तो बिजनेस में हमें फाइनेंस की जरूरत क्या है, ये हमें समझ आया, राइट। क्योंकि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा ऐसा नहीं है कि इट इज वन टाइम फाइनेंस कि आपने एक बार पैसा लगा दिया एंड दैट्स इट, नहीं। अगर आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हो, डे टू डे कैपिटल के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, आपको इन सब के लिए पैसा रेगुलरली चाहिए होता है, राइट। तो ऑल बिजनेस नीड्स फाइनेंस, इट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टैब्लिशिंग बिजनेस एंड फॉर रनिंग देम सब्सिक्वेंटली। यानी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए और उसे वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए हमें रेगुलर बेसिस पे पैसे की जरूरत होती है। The finance to start the business is generally provided by the person who brings the idea of business. These person are also known as owners or promoters. ये हमने डिस्कस करा था। The owners are going to stay with the project. Their financing is long-term finance. ठीक है। If the project is too big and the promoters do not have enough money, normally long-term borrowing is preferred. Now, वही मैंने आपको बोला कि आपने पैसा लगाया, आपने जितना पॉसिबल पैसा था खुद का लगा दिया, लेकिन अगर ये सफिशिएंट नहीं है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आप पैसे को बोरो कर सकते हो, दोस्तों से ले सकते हो, बैंक से ले सकते हो, राइट, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नाउ ये जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं जो हम प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं बैंक से, ठीक है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या होती है कि काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, काफ़ी सैंक्शन प्रोसेस होते हैं, प्री सैंक्शन प्रोसेस काफ़ी लंबा रहता है, डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लग जाता है, या फिर अप्रेजल, पहले स्टेप में अप्रेजल में काफ़ी टाइम लगता है, उसके बाद सैंक्शन में टाइम लग जाता है, डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लग जाता है, सिक्योरिटी के चक्कर में टाइम लग जाता है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की जरूरत होती है बिकॉज प्रोजेक्ट बहुत इमीडिएट है या फिर इनको चाहिए पैसा। उस सिचुएशन में एक वर्ड आता है पिक्चर में जिसे हम बोलते हैं ब्रिज फाइनेंस। ये जो ब्रिज फाइनेंस है ये परमानेंट फाइनेंस नहीं है, ये टेम्पररी फाइनेंस की तरह है, ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा है ना, दो डॉट्स के बीच में ये कनेक्ट कर रहा है, तो ये क्या है, ब्रिज फाइनेंस क्या है, वो टेम्पररी फाइनेंस है। यहाँ पे आपके पास इतना है, यहाँ पे इतना चाहिए, इसको कनेक्ट करने वाला ये आने वाला है, राइट। इतना आपके पास पैसा था, ये आपको चाहिए, बट अभी इसमें टाइम है, इस टाइम को, इस गैप को फुलफिल करने के लिए जो पैसा हमें चाहिए होता है या हम अरेंज कर लेते हैं फॉर शॉर्ट टर्म, दैट इज कॉल्ड एज ब्रिज फाइनेंस, राइट। तो आप देखो ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है, दो चीजों को कनेक्ट कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स की प्रोसेसिंग में, अप्रेजल में, उसके प्री सैंक्शन प्रोसेस में, डॉक्यूमेंटेशन में, सिक्योरिटाइजेशन में टाइम लग जाता है, और इसी टाइम को फुलफिल करने के लिए, इस टाइम के गैप को फुलफिल करने के लिए हमने एक टर्म इवॉल्व करी जिसका नाम है ब्रिज फाइनेंस, जो कि टेम्पररी वे में पैसे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है, और इस पैसे से हम काम करते रहते हैं, तब तक लॉन्ग टर्म फाइनेंस हमारा अवेलेबल हो जाता है। तो ब्रिज फाइनेंस क्या है, इट इज बेसिकली अ वे टू फिल द गैप, ठीक है। नाउ ये जो टर्म फाइनेंस हमने बोला कि भाई यहाँ पे हमारे पास इतना पैसा ऑलरेडी था, करेक्ट, ये हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस के थ्रू अरेंज कर रहे थे या टर्म लोन के थ्रू अरेंज कर रहे थे, और इसको फुलफिल करने के लिए जो गैप आया ये हो गया आपका ब्रिज फाइनेंस। यहां तक हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया, ये ओनर लेकर आ रहा है। अब ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या है, या फिर टर्म लोन क्या है, या फिर टर्म फाइनेंस क्या है, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, बोरोड फंड्स हैं, जो कि कौन अरेंज करता है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से आप रेज कर सकते हो। यानी आपने देखा होगा बैंक में टर्म लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, करेक्ट, कॉर्पोरेट्स को। तो ये जो कॉर्पोरेट्स को लोन बैंक प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड एज टर्म लोन, ठीक है। तो टर्म लोन और टर्म फाइनेंस इज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट बैंक हैज टू बी वेरी केयरफुल। सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पर है ना, दैट इज अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब क्या होता है, टू चेक द फीजिबिलिटी,
यानी अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन आज बिल्कुल बेसिक लेवल पे है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आपसे आके बोलती है कि मुझे 10,000 करोड़ का लोन चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि बैंक उसे क्लियर कर देगा। बैंक मुझसे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगेगा, प्रोसेस को पूरा, इस पूरे प्रोजेक्टेड बिजनेस को जिसके लिए मैं पैसा मांग रही हूँ उसको पूरा चेक करेगा, अप्रेजल करेगा, टेक्निकल लेवल पे, मैनेजरियल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, मार्केट लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, देन प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करेगा, मार्केट को चेक करेगा और उसके बाद मुझे सैंक्शन करेगा। यहाँ पे कुछ चीजें और हैं जो उन्हें चेक करनी पड़ती हैं, विच इज वन ऑफ द कॉमन वन इज डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है मालिकों का पैसा, डेट का मतलब होता है उधारी का पैसा, और बैंक इसके बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। ये देखने की कोशिश करता है कि कितना पैसा मालिक का लगा हुआ है और कितना पैसा उधारी का लगा हुआ है। और एक डेट, आपका डेट इक्विटी रेशो का आइडियल रेशो होगा। अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो बैंक आपको शायद ये लोन डिनाई कर दे, कहेगा कि सर आपका डेट फंड बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा? बैंक क्या इंटरप्रिटेशन लेता है कि हो सकता है कि ये जो ओनर है इसको बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है, तभी तो वो खुद का पैसा नहीं लगा रहा और लोन ले लेके पैसा लगा रहा है। हो सकता है ये बोर्ड छोड़ के चला जाए, राइट? तो इसीलिए देयर इज अ नॉर्म कॉल्ड डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो क्या है? मालिकों का और उधारी का पैसा, which means how much ideally promoters should contribute as equity and how much they should borrow for long term. ये debt equity ratio आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूं कि आइडियल डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है, तो अगर आप 2,000 रुपए का लोन लेने आ रहे हो तो बैंक आपसे कहेगा कि आपकी मिनिमम खुद का पैसा, जो मिनिमम फंड ऑफ ओनर है, वो कम से कम कितना होना चाहिए? 1,000 रुपए, तभी हम आपको 2,000 का लोन दे पाएंगे। ठीक है? फॉर्मूला क्या होता है? इट इज बेसिकली डेट अपॉन इक्विटी। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं 2,000 तो 2:1 हो जाएगा ना, यानी आपके पास इक्विटी का 2 गुना आपको लोन मिल सकता है। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल 4,000 का डेट लेने पहुंचे हो तो आपको बैंक क्या बोलेगा? सर आपका खुद का पैसा 2,000 होगा, है ना, इतना पैसा आपको लगाना पड़ेगा, राइट? देन द फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर रनिंग अ बिजनेस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। ना वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्या होता है? एक तो हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल, जो कि 2 तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, इक्विटी एंड डेट। इक्विटी यानी मालिकों का पैसा, डेट यानी उधारी का पैसा। ये 2 तरीके से आप अरेंज कर सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल से आप जनरली असेट वगैरह परचेज करते हो, राइट? असेट क्या होता है? जिससे आप इनकम कमाओगे, तो आप असेट वगैरह परचेज करते हो। लेकिन सिर्फ असेट परचेज करने से या फिर असेट खरीदने से आप बिजनेस में इनकम नहीं जनरेट करते। इन असेट को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए, राइट, और भी आपको खर्चे करने पड़ते हैं। दैट इज आपको डे टू डे एक्सपेंस करने पड़ते हैं। आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, वर्क इन प्रोग्रेस होगा, लेबर्स चाहिए होंगी जो कि इस पूरे प्रोसेस को गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर पाए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, पानी चाहिए होगा, डीजल पेट्रोल चाहिए होगा। और इसके डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा फाइनेंस अरेंज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्या है? डे टू डे खर्चे जो है ना, बिजनेस के जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उनको कवर करने के लिए जो फाइनेंस हमें चाहिए होता है दैट इज वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। एंड ये होता है गैप बिटवीन योर करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट क्या हो गया? वो पैसा जो हमें विद इन अ ईयर आएगा, करंट लाइबिलिटी जो हमें देना होगा, और इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? जो गैप है उसको हम यूज कर लेते हैं अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। बट ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो पैसा बच रहा है वो सफिशिएंट ना हो। सफिशिएंट हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सफिशिएंट ना हो तो इसके लिए बैंक्स हमें प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस भी। ठीक है? सो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस भी बैंक प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है, राइट? सो करंट एसेट जहां पे हमारा कैश आएगा विद इन अ ईयर, करंट लाइबिलिटीज जहां पे हमें कैश पे करना है विद इन अ ईयर, इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। देन करंट एसेट क्या है? करंट एसेट जैसे मैंने आपको बताया, ये वो एसेट है जिससे हम लोग कैश आता है विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल और विद इन एन ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? आपने कैश लगाया, करेक्ट, बिजनेस में आपने कैश से रॉ मटेरियल खरीदा, ये रॉ मटेरियल प्रोसेस होगा, फिनिश गुड्स बनेगा, आप इसे बेचोगे। अब आप इसे बेचोगे या तो तुरंत कैश आ जाएगा या तो क्रेडिट सेल होगा। क्रेडिट सेल है तो थोड़ी देर बाद कैश आएगा। इसे आप बोलते हो एक ऑपरेटिंग साइकिल, जहां पे कैश कन्वर्ट होके वापस कैश में आ जाता है,
राइट तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो बेसिकली आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो और इतने पूरे टाइम के बाद ये कैश में कन्वर्ट हो रहा है, करेक्ट। An operating cycle is the time or period in which cash, after going through various forms, is converted back into cash. The gap between these asset and the liability is the working capital gap, which can be financed by a bank, which is called as working capital finance. Now, for example, मेरे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो है 3,000 रुपए की, ठीक है। मेरे करंट एसेट है 3,000, मेरी करंट लाइबिलिटी है 2,000, करेक्ट, ठीक है। या फिर एक काम कर लेते हैं, करंट लाइबिलिटी को और कम कर लेते हैं। करंट लाइबिलिटी है 1,000, यानी कि 3,000 रुपए आएंगे, 1,000 रुपए की मैं लाइबिलिटी पे कर दूंगी, मेरे पास कितना बचेगा 2,000, करेक्ट। लेकिन मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है 3,000 की, यानी 1,000 रुपए मुझे क्या करना पड़ेगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो ये 1,000 रुपए का बैंक से लोन ले सकते हो, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि बैंक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए हमें लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन ये क्या हुआ, बिजनेस में पैसा जो आपको चाहिए वो दो तरीके का हो गया, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, करेक्ट। शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल जो कि डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, लॉन्ग टर्म जो आपको असेट खरीदने के लिए चाहिए। देन इस चैप्टर में अगर आपको फर्स्ट स्लाइड याद हो तो टॉपिक का नाम में सेकंड पार्ट जो था दैट वाज फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। सी दिस, जो फर्स्ट पार्ट है ना ये बोलता है सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है और बोलता है देन सेकंड वन इज फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, करेक्ट। सोर्स ऑफ फाइनेंस नाम तो हमने देख लिए कि क्या क्या है। फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी पे आते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, वेरियस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस दैट वी मेक, यानी कि मल्टीपल चीजें जो हम कॉम्बिनेशन में बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, इन ऑर्डर टू फुलफिल द नीड ऑफ फंड, राइट। हमें क्या है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है और इन फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास जितने भी ऑप्शन है सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम ट्राई कर रहे हैं। जैसे घर में नहीं होता, हम हिसाब करते हैं कहाँ से घर का लोन लेना, अगर घर आपको खरीदना है सारे चांसेस बिठाते हो, चलो 10,000 रिलेटिव ए से ले लेते हैं, लाख रुपए बी दोस्त से ले लेते हैं, करते हैं ना हम ऐसे सारे। क्यों करते हैं ऐसा, जिससे हमें ब्याज कम देनी पड़े। हम सब अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो बिजनेस भी वैसा ही चाहता है। बिजनेस चाहता है कि वो कैसे जुगाड़ बिठा ले, एग्जैक्टली ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आप हिंदी में जुगाड़ बोल सकते हैं। तो वो ये बोलता है कि भाई कैसे फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज बेसिकली क्या है, ये वो जुगाड़ है जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है अपने पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। बट क्यों कर रही है ये जुगाड़, जिससे उसे अपनी कॉस्ट को मिनिमम करना आ पाए, राइट। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है कि उसकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, जितना कम लागत लगे उतना बेटर है, हम हर कोई वही चाहते हैं, राइट। सो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है जिनको आप क्या याद रख सकते हो, ये जुगाड़ है, राइट। जो फॉलो कौन करता है, बिजनेस अडॉप्ट करता है अपने पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है। भले वो रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म की हो या फिर शॉर्ट टर्म की हो। और ऐसा क्यों कर रहा है, जिससे वो अपने एडवांटेजेस को मैक्सिमाइज कर पाए और कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाए। हमें क्या करना है, मिनिमाइज करनी है कॉस्ट, मैक्सिमाइज करना है अपना एडवांटेज, यानी कि हमारे पैसे की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, ये हमारा एडवांटेज है, ये हमारा बेनिफिट है, और साथ में हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए, यही हम चाहते हैं, रादर सबको यही चाहता है, करेक्ट। देन अब यहाँ पे जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उनमें से कुछ सोर्स ऑफ फाइनेंस कॉस्टली होंगे और कुछ सस्ते होंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि घर लेने के लिए मनी लेंडर का भी एक ऑप्शन है और बैंक का भी ऑप्शन है। आप क्या बोलोगे, मैम मनी लेंडर ना तो थोड़ा महंगा पड़ जाता है, जो लोग ब्याज पे पैसे देते हैं मनी लेंडर्स वाले फॉर्म में वो हमेशा महंगा पड़ता है, मैम बैंक सस्ता पड़ेगा, राइट। तो और हो सकता है कोई रिश्तेदार भी हो जो फ्री में भी लोन दे दे, है ना, ब्याज ना मांगे आपसे, करेक्ट। तो यहाँ पे जब हम क्लीन फाइनेंस, मतलब हम जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देख रहे हैं, इन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमारे पास ऑप्शन होंगे। कुछ फाइनेंस के सोर्स हमारे महंगे पड़ते हैं और कुछ सोर्स ऑफ फाइनेंस हमें सस्ते पड़ते हैं। जो हमें कॉस्टलीस्ट पड़ते हैं ना, जो हमें महंगे पड़ते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज योर क्लीन फाइनेंस। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीन फाइनेंस। क्लीन फाइनेंस कौन से हैं, जो कि कॉस्टली हैं,
ठीक है, तो क्लीन फाइनेंस कौन से हो गए? जो कि कॉस्टली है, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सपेंसिव। ठीक है, अब आप सोचिए हमने जितने भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देखे थे उनमें से ऐसा कौन सा होगा जो कि एक्सपेंसिव होगा? हमने क्या बोला? क्लीन फाइनेंस कौन सा है? जो कि कॉस्टलीस्ट है। करेक्ट। क्यों कॉस्टलीस्ट है? बिकॉज यहां पर मे बी हो सकता है कोई सिक्योरिटी ना हो, आपको रिटर्न ज्यादा देना पड़े। हो सकता है जो पर्सन आपको पैसे दे रहा है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे जा रहा है, तो रिटर्न देना आसान है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ कॉस्टली प्रोसेस। आपको उसे 1,000 रुपए का 10,000 करके देना है तो वो महंगा होगा ना। तो क्लीन फाइनेंस कौन सा होता है? क्लीन फाइनेंस वो है जो कि सबसे महंगा होता है। राइट, क्लीन फाइनेंस इज द वन विच इज द कॉस्टलीस्ट वन बिकॉज द लेंडर हैज नो asset to fall upon in case of default। यानी कि जिस पर्सन ने लोन दिया है ना उसके पास सिक्योरिटी के फॉर्म में कुछ भी नहीं है, तो अगर वो पैसा आपको दे रहा है, अगर आप एक अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हो तो आप तो ज्यादा चार्ज करोगे। राइट, इसीलिए क्लीन फाइनेंस हम उसे बोलते हैं जो एक्सपेंसिव प्रोसेस है। एंड रन्स हायर रिस्क विच ही वुड कवर बाय चार्जिंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि अनसिक्योर्ड है हायर होगा, या फिर आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट होगा तो दैट विल बी हायर। राइट, तो हमने अभी यहाँ पे 2 टर्म पढ़ी। हमने पढ़ा फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी जिसको आपने याद करना है एज अ जुगाड़, एंड दूसरा हमने पढ़ा क्लीन फाइनेंस। ये वो है जो कि एक एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल क्या होगा? इक्विटी। इक्विटी जो है वो एक कॉस्टलीस्ट फाइनेंस है। क्यों फाइनेंस कॉस्टली है? पहला, जब इक्विटी की हम बात करते हैं, इक्विटी मतलब क्या है? शेयर्स जो एक कंपनी इशू करती है। जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो लोगों को मालिक बनाती है। राइट, जब आप मालिक बनते हो तो आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, यानी कोलैटरल कुछ नहीं होता। और अगर कोलैटरल कुछ भी नहीं होता इसका मतलब दिस इज अगेन अ लोन विच इज कमिंग विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है। राइट, लेकिन जो इक्विटी में पैसा लगा रहा है, मालिक बन रहा है, वो उम्मीद करता है कि अगर वो 10 लगा रहा है तो आप उसे 100 रुपए बना के दो। आई होप दिस इज फाइन। राइट, तो इक्विटी क्या है? इट इज अ क्लीन फाइनेंस, इट इज द कॉस्ट, इट इज द एक्सपेंसिव सोर्स। राइट, क्योंकि इक्विटी वाले रिटर्न के साथ साथ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? जहां पे आपने 100 रुपए लगाए और आपको मे बी 1000 मिल रहे हैं, कैपिटल आपकी डबल हो रही है, बढ़ रही है। इसके और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हो गए, जो कि आपके क्लीन फाइनेंस के लिस्ट में आते हैं। सबसे कॉस्टली इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग्स होता है, फिर आपका प्रेफरेंस एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अब अगर आप अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स या अदर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं तो इट बेसिकली रिफर्स कि अब आप पैसा बोरो ही करोगे, और अगर आप पैसा बोरो कर रहे हो तो यहाँ पे आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? ब्याज दर। और ये जो ब्याज दर है जो बैंक आपसे चार्ज करेगा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चार्ज करेगा, ये मल्टीपल फैक्टर्स के बेसिस पे करता है। यानी कि जब बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालता है तो वो देखता है कि कितना आपको आपका बैलेंस शीट का परफॉर्मेंस रहा है, यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, पास्ट रिकॉर्ड क्या है विद रिस्पेक्ट टू रीपेमेंट, या फिर आप कितना प्रॉपरली रीपेमेंट कर रहे हो। एंड आजकल एक और चीज जो बहुत फेमस रहती है दैट इज रेटिंग। आपने क्राइसिल, इकरा का नाम सुना होगा, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। राइट, तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, रेप्यूटेटेड एजेंसी से अपनी रेटिंग निकलवानी होती है। ये रेटिंग क्या बताती है? क्रेडिट वर्दिनेस, यानी कि कितनी कैपेबिलिटी है एक पर्सन की लोन रीपे करने में, या जो रीपे किया है उसका ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे वो आपको एक रेटिंग इशू कर देती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, यहां तक आई होप इट इज क्लियर। देन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले बात करी इक्विटी कैपिटल की। इक्विटी कैपिटल क्या होती है? ये रिप्रेजेंट करती है मालिकों का पैसा। राइट, नाउ व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी रिप्रेजेंट्स ओनरशिप। ठीक है, तो अगर हम इक्विटी कैपिटल की बात करें तो हमने ये तो पढ़ लिया कि ये सबसे महंगा सोर्स है। ये होता क्या है? जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है अपने बिजनेस में, तो उसको पैसे की जरूरत होती है। वो पैसा डेट के फॉर्म में भी रेस कर सकती है और इक्विटी के फॉर्म में भी रेस कर सकती है। जब हम बोलते हैं इक्विटी के फॉर्म में, इक्विटी के फॉर्म का मतलब क्या हुआ? मालिक बना रही है लोगों को। बोलती है कि मुझे पैसे की जरूरत है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूं, मुझे पैसे की जरूरत है, आप मुझे अगर पैसे दोगे तो बदले में मैं आपको स्टेटस में क्या दूंगी? ओनरशिप। मैं बोलूंगी कि आप मेरे कंपनी के मालिक बन रहे हो। राइट, अगर बैंक पैसे देता है तो बैंक मालिक नहीं बनता, बैंक ओनर नहीं बनता है, बैंक तो क्या बन जाता है? लेंडर बन जाता है।
करेक्ट, पैसा लोन के फॉर्म में दे रहा है। यहाँ पे आप लोन नहीं दे रहे हो, आप एक कंपनी की कैपिटल में पैसा लगा रहे हो। मैंने आपसे क्या बोला था, जब भी कैपिटल वर्ड आए, कैपिटल का मतलब क्या होता है, ओनर। ठीक है, तो जब भी एक कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, ग्रो करना चाहती है, वो लोगों से बोलती है कि भाई देखो मुझे पैसे की जरूरत है और मैं एक्सपैंड करना चाह रही हूँ। अगर इस प्रोसेस में अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ मेरे कंपनी के मालिक बनना चाहते हैं, तो आप पैसे का कॉन्ट्रीब्यूशन देके मालिक बन सकते हैं। ठीक है, बहुत एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक बल्ब की कंपनी है, ये एक बल्ब की कंपनी है जो मैंने शुरू करी है। ठीक है, ये एक बल्ब की कंपनी है जो मैंने शुरू करी थी। अब मैं इस बिजनेस को अभी मैं लेट्स से 10,000 बल्ब का प्रोडक्शन कर रही हूँ और डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, मेरे पास जो डिमांड आ रही है वो एक महीने में 30,000 बल्ब की आ रही है और लोग मुझसे बोल रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा प्रोडक्शन और बढ़ाओगे तो हम 50,000 तक भी डिमांड दे देंगे। यानी कि मुझे लग रहा है मेरे बिजनेस का अच्छा फ्यूचर है, बट प्रॉब्लम क्या है, 30,000 बल्ब या 50,000 बल्ब प्रोड्यूस करने के लिए मुझे और मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी और उसके लिए मुझे पैसा चाहिए होगा। यानी मैं अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रही हूँ, एक्सपैंड करना चाह रही हूँ और इसके लिए मुझे पैसा चाहिए। तो मेरे पास डेट का भी ऑप्शन है, मैं डेट नहीं लेना चाहती, मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि ये बैंक के लोन के चक्कर में कौन पड़ेगा। तो मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कशन कर रही थी। उन्होंने बोला चलो ठीक है, तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है। मैंने बोला कि देखो 4-5 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। इन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम लगा देते हैं ये पैसा। मैंने बोला चलो ठीक है, बट बदले में क्या मिलेगा। उन्होंने बोला भाई हम तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, हम सब क्या बन जाएंगे, बराबर के मालिक बन जाएंगे। लेट्स से ये 3 जने हैं, मैं 6 लाख रुपए कर देती हूँ, यहाँ 3 जने आपको दिख रहे हैं, चौथी मैं हो गई। इन लोगों ने मिला के 2-2 लाख रुपए लगाया, 2 लाख रुपए मेरा लगा हुआ था। टोटल बिजनेस में कितना पैसा लग गया, 8 लाख रुपए। बिजनेस में कैपिटल कितनी हो गई, 8 लाख। 6 लाख इनका, 2 लाख मेरा जो पहले से लगा हुआ था। और हम कितने मालिक हो गए, 4 ओनर्स हो गए। अब मैंने एक्सपैंड कैसे करा, लोगों को और अपने बिजनेस में और मालिक को लाके। तो इसे हम जो ये 6 लाख रुपए आए, इसे मैं क्या बोलूंगी, इक्विटी। ठीक है, इसे मैं क्या बोलूंगी, इक्विटी कैपिटल। और कैपिटल कौन सी है, जो कि प्रमोटर लाता है, वो कौन हूं, मैं। ठीक है, तो इक्विटी कैपिटल रिप्रेजेंट करता है पैसा जो कि कंपनी को दिया जाता है ओनर्स या शेयर होल्डर्स द्वारा। राइट, तो आप क्या बन गए, ओनर या शेयर होल्डर बन गए। लॉन्ग टर्म का यूज रहता है इसका। ठीक है, इसको रीपे नहीं करने की जरूरत होती क्योंकि आप मालिक हो। करेक्ट, आपको थोड़ी रीपे करेंगे। देन इसके बदले में अब आपने पैसा तो लगा दिया, मेरे दोस्तों ने तीनों ने पैसा लगा दिया। अब वो बोल रहे हैं, मैंने बोला बस हो गया और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। उन्होंने बोला ऐसे कैसे बात कर रहे हो, क्यों नहीं चाहिए होगा कुछ रिटर्न में। अगर हम मालिक हैं और हमने कंपनी में पैसा लगाया है, तो इस कंपनी में जब प्रॉफिट होगा, राइट, तुम बिजनेस क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम्हें प्रॉफिट चाहिए होगा, तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। तो तुम क्या करो, इस प्रॉफिट को हम 4 जनों में बांट देना। करेक्ट, ये प्रॉफिट को जब हम 4 लोगों में बांटते हैं ना, तो ये होता है, इनको मैंने लाभ नहीं दिया, लाभ का एक पार्ट दिया, लाभांश दिया, जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, इनको क्या मिलता है, लाभांश मिलता है, दैट इज डिविडेंड। ठीक है, इन्हें कैपिटल रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, इनको क्या चाहिए, प्रॉफिट में शेयरिंग चाहिए होती है। करेक्ट। एडवांटेजेस क्या हैं, एक एडवांटेज ये है कि अगर मैं लोन लेती तो हर महीने मुझे या हर साल मुझे ब्याज देना पड़ता, EMI देनी पड़ती, ये झंझट से मैं बच गई। ठीक है, तो यहाँ पे बैंकरप्सी वगैरह का कोई रिस्क नहीं है। ऑल्सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकती हूँ, ब्याज का कोई प्रेशर नहीं रहेगा मेरे ऊपर। करेक्ट। डिसएडवांटेज क्या है, मेरी ओनरशिप डाइल्यूट हो गई। अभी मैं 100% ओनर थी। करेक्ट, इस कंपनी में पहले मैं 100% की ओनर थी, अब मैं सिर्फ कितने परसेंट की रह गई, 25% की रह गई, क्योंकि 25% सबका हो गया, 3 जनों को भी तो ओनरशिप दी है। तो आप सोचो, पहले पूरा 5 लाख का प्रॉफिट मेरे पास जाता, अब क्या होगा, उसका 25% ही मेरे पास आएगा। ठीक है, तो ये मेजर एक डिसएडवांटेज है कि आपका जो ओनरशिप है ना, आपका स्टेक डाइल्यूट हो जाता है। यहां पर पहले अगर 5 लाख का प्रॉफिट होता तो मुझे 5 लाख मिलता, क्योंकि मैं सिंगल ओनर थी, राइट। अब मुझे सिर्फ 1,25,000 मिलेगा, क्यों, क्योंकि उस प्रॉफिट में अब बाकी लोगों का भी स्टेक है। It also comes with the risk of lower returns compared to other form of financing such as debt capital. प्लस इसका जो रिटर्न परसेंटेज है, अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो कम है। हो सकता है लोन में आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए, बट यहाँ पे थोड़ा सा कम रहता है। नेक्स्ट आता है इक्विटी के बाद अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस, द नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट इज प्रेफरेंस कैपिटल।
नाम में ही दिया है प्रेफरेंस है कैपिटल में। किस चीज की प्रेफरेंस है? यहां पे इन है तो ये भी ओनर्स ही, इनको प्रेफरेंस मिलती है किस चीज में? डिविडेंड में प्लस रिटर्न के टाइम पे, यानी जब कंपनी बंद हो रही होती है, ठीक है, जो कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है या फिर वाइंडिंग अप में जाती है, उस वक्त इन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है। तो प्रेफरेंस कैपिटल बेसिकली क्या है तो ये भी इक्विटी ही, मतलब इक्विटी नहीं, कैपिटल है, ओनर के द्वारा लगाया हुआ पैसा है, लेकिन ये ट्रू ओनर्स नहीं है। इनके पास ना तो वोटिंग राइट्स होंगी, ठीक है, इक्विटी वालों के पास होंगी, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगी, डिसीजन मेकिंग राइट्स नहीं होंगी। इनके पास क्या होगा? इनके पास सिर्फ और सिर्फ रेगुलर डिविडेंड मिलने का एक अधिकार है, ठीक है। इनके पास क्या है? इनके पास एक रेगुलर डिविडेंड मिलने का अधिकार है कि भाई रेगुलरली इनको डिविडेंड मिलता रहेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। ये इक्विटी वालों के पास नहीं है। इक्विटी वाले क्योंकि ट्रू ओनर है, अगर प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो कहां से देंगे, राइट। साथ ही में जब कंपनी बंद होने वाली होगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस इक्विटी के कंपैरिजन में इनको मिलेगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, ठीक है। अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनका रिडम्पशन होता है। रिडम्पशन माने कि रिटर्न होता है। इंडिया में जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू होते हैं वो सारे रिडीमेबल होते हैं, जिसका मतलब होता है कि आपको इन्हें एक फिक्स पीरियड के बाद लौटाना पड़ेगा। आप इन्हें इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं रख सकते जैसे इक्विटी में होता है। तो प्रेफरेंस शेयर का एडवांटेज क्या होगा? एक फिक्स डिविडेंड है जो कि कंपनी को हर बार देना होगा, तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर है उसके लिए काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। प्लस वाइंडिंग अप के केस में भी इनको इक्विटी से पहले प्रेफरेंस मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या होगा? अगेन यहाँ पे क्योंकि डिविडेंड इन्वॉल्व है और डिविडेंड में आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, तो कंपनी के लिए कॉस्टली है एज कंपेयर टू डेट, बिकॉज ब्याज जो है वो एक खर्चा होती है, डिविडेंड खर्चा नहीं होता, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे वोटिंग राइट्स नहीं आती, ठीक है, तो जो इन्वेस्टर है उसके लिए डिसएडवांटेज हो जाता है, राइट। अगर लॉस हुआ तो भी क्या होगा? आपको ये फिक्स डिविडेंड देना ही होगा, ठीक है। देन डिबेंचर्स की बात करते हैं। अभी तक हमने सारी ओनरशिप की बात करी। अब जो हम नेक्स्ट कैटेगरी पे जा रहे हैं वो लोन रिप्रेजेंट करता है। लोन का मतलब क्या हो गया? डिबेंचर। डिबेंचर बेसिकली क्या है? ये वो पैसा है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन रिटर्न करे, एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड करने के लिए पैसा रेज कर रही है फ्रॉम द पब्लिक। फिर से रिपीट कर देती हूं, डिबेंचर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये लोन रिप्रेजेंट करता है। लोन, ऐसा लोन जो कि कंपनी किससे रेज कर रही है? कंपनी इज रेजिंग इट फ्रॉम पब्लिक। कंपनी किससे रेज कर रही है? पब्लिक से ये पैसा रेज कर रही है। तो जब भी हम डिबेंचर की बात करते हैं तो डेट आपको दिख रहा है ना, शॉर्ट में इसमें कहीं ना कहीं डेट वर्ड छुपा हुआ है। डेट का मतलब क्या होता है? लोन, यानी लोन हुआ तो ब्याज जाएगा। ब्याज एक रेगुलर पेमेंट है और यहाँ पे कंपनी को टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। तो ये लोन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जहां पे इन्वेस्टर को फिक्स रेट का ब्याज मिलेगा प्लस प्रिंसिपल भी आपको वापस मिलेगा, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होंगे कि जो ब्याज कंपनी पे करती है डिबेंचर पे, राइट, वो कंपनी को उसमें टैक्स में छूट मिल जाती है, तो वो एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या है? यहाँ पे कंपनी की ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती, क्योंकि आपने लोन लिया है। तो अगर मैं 100% की मालिक हूं तो मैं 100% की मालिक ही रहूंगी, मेरा शेयर डाइल्यूट नहीं होगा, राइट। और यहाँ पे कंपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग, यानी मैच्योरिटी डेट, रिडम्पशन अमाउंट, रीपेमेंट, इसको अपने आप कस्टमाइज कर सकती है, जो कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में नहीं पॉसिबल है। वहां पे वो बताते हैं कि क्या रीपेमेंट पॉलिसी होगी, बट यहाँ पे कंपनी डिसाइड करती है। नाउ डिसएडवांटेज क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होगा, राइट। दूसरे फॉर्म ऑफ लोन से ये हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। देन आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको रेगुलरली पे करना पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। देन फाइनली डिवेंचर्स कैन बी डिफिकल्ट टू सेल इफ द मार्केट कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, यानी कि अगर कंडीशन ऑफ कंपनी या फिर कंडीशन ऑफ मार्केट एज अ होल सही नहीं है तो इसको बेचना एक इन्वेस्टर के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तो येस, इन्वेस्टर विल हैव टू थिंक व्हाइल इन्वेस्टिंग इन अ डिबेंचर। तो हमने इक्विटी और प्रेफरेंस के बारे में बात करी जो कि कैपिटल का पैसा रिप्रेजेंट करता है। हमने डेट के बारे में बात करी जो कि उधारी का पैसा रिप्रेजेंट करता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड। Which of the following is an internal source of finance? Internal source of finance का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो कि कंपनी अपने ही इंटरनली अरेंज कर रही है, बाहर से किसी से नहीं ले रही है। तो बेसिकली फाइनेंस को हम ऐसे भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। फाइनेंस इज फर्दर कैन बी क्लासिफाइड एक्चुअली एज इंटरनल
एंड एक्सटर्नल। तो अगर विद इन द कंपनी अरेंज कर रहे हैं दैट इज इंटरनल, एक बाहर से अरेंज कर रहे हैं दैट इज एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या हो गया, जैसे इक्विटी हो गया, ठीक है, दैट इज रिटेन अर्निंग हो गया, ये सब क्या है, इंटरनल है। एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, जैसे बैंक लोन, बाहर से अरेंज जो आप कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है बैंक लोन, इशू ऑफ शेयर, रिटेन अर्निंग, ट्रेड क्रेडिट, ये क्या होगा इसमें से आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो लोन रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल फाइनेंस, बाहर से, जहां पे लाइबिलिटी होती है, जहां पे ऑब्लिगेशन होती है आपको रीपे करने की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, सॉरी आपसे पूछा है कि कौन सा इनमें से इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इशू ऑफ शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, ये दोनों क्या है, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, इनमें से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा, राइट तो जो लोन फंड है वो क्या होगा आपका, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा वो पैसा जो कि आपने बाहर से रेस किया है। Then, which source of finance involves borrowing money for a specific period and paying it back with interest? Equity financing, retained earning, debt financing, trade credit. इनमें से कौन सा एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इंस्ट्रूमेंट है, जहां पे आप पैसे को एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए परचेज करते हो और उसे रिटर्न कर देते हो विद इंटरेस्ट, राइट तो यहां पे अगर इंटरेस्ट आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, डेट, बिकॉज डेट के केस में आप क्या पे करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो। इक्विटी के केस में आप क्या पे करते हो, कैपिटल, आप डिविडेंड पे करते हो, दैट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट पे करते हो। देन क्वेश्चन नंबर 4, which source of finance involves borrowing money for a specific period and paying it back with interest? I think the question is repeated, it is debt financing. Next one, Which of the following is not a characteristic of preference share? इनमें से कौन सा preference share का characteristics नहीं है? Convertibility into common share, voting rights, fixed dividend payment, priority in liquidation. अगर हम लोग बात करें प्रेफरेंस शेयर की तो वोटिंग राइट्स का जो ऑप्शन है वो प्रेफरेंस के पास नहीं होता, ये सिर्फ किसके पास होता है, इक्विटी के पास होता है, राइट ये किसके पास है, ये इक्विटी शेयर्स के पास होता है, प्रेफरेंस शेयर्स के पास ये ऑप्शन नहीं होता, करेक्ट। तो हमने इस चैप्टर का भी एक पार्ट करा है, पार्ट 1, जहां पे हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करा विच इज शेयर्स, डिबेंचर्स, राइट। शेयर्स में हमने इक्विटी प्रेफरेंस दोनों को पढ़ा, हमने डिबेंचर्स को पढ़ा। यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है सुप्रभा और मैं हूं आपकी ABFM मेंटोर, राइट। तो यहाँ पर इस सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके मॉड्यूल A के क्वेश्चन, ठीक है। जैसे देखिए आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आज जो CIB के रजिस्ट्रेशन है, ठीक है ना, वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं आज से, राइट। आज से CIB के जो रजिस्ट्रेशन है दैट मीन्स 7 मई से आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं और 3:15 तक स्टार्ट हो गए थे। तो एक तो मैं एक दो चीज आपको बताना चाहूंगी कि पहली चीज तो वेट मत करिएगा इस चीज का कि हम लोग काफी टाइम बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है वो अभी ही कर लेना है, ठीक है। एंड मोमेंट का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। फायदे क्या होते हैं, पहला फायदा तो यही है कि आपको आपकी जो शिफ्ट है, जैसे 8 बजे होता है पेपर, ठीक है, 11 बजे होता है पेपर और 2 बजे होता है पेपर। वैसे मेरे हिसाब से 11 वाली जो शिफ्ट है वो सबसे बेटर होती है। 2 बजे वाली शिफ्ट में ज्यादातर लोगों ने कहा है कि बहुत टफ आता है पेपर, अब देखते हैं, मतलब लेट्स सी। बट अगेन यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करना है सो दैट जो आपका एग्जाम सेंटर है वो भी आपको मिल जाए और अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपको शिफ्ट लेनी है जैसे 8 बजे की या 11 बजे की तो वो भी आपको मिल जाए, है ना। तो आपको जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लेना है, वेट नहीं करना है। 7 जुलाई को आपका एग्जाम है, ठीक है, 7 जुलाई को। किस चीज का, 7 जुलाई को पेपर है आपका ABM का, ठीक है। बिकॉज ऑफ इलेक्शन इस बार पेपर थोड़ा सा डिले किया गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसा आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर आपके मॉड्यूल ए है, बी है, सी है और डी है, 4 मॉड्यूल है। तो बी और सी मॉड्यूल ये दोनों प्रियांशु मैम पढ़ाती हैं और ये दोनों मॉड्यूल आपके मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो बैच ऑलरेडी स्टार्ट आपका होने वाला है, रीस्टार्ट कल से, जहाँ पे प्रियांशु मैम आपको मॉड्यूल बी स्टार्ट करेंगी, फिर वो सी करेंगी और उसके बाद मैं आपको ए और डी कराने वाली हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चलेगा। कोई भी कमेंट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, यहाँ पे लाइव क्लासेस ही है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है। जॉर्ज डी डोरैन हैड गिवन द टर्म स्मार्ट, राइट। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है स्पेसिफिक, मीजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। सेकंड है साइंटिफिक, मीजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। थर्ड है स्पेसिफिक, मेजर, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। स्पेसिफिक, मीजरेबल, एक्सेप्टेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। आप लोग तब तक आंसर देखिए। इसके पहले मैं मीनवाइल आप लोगों से एक चीज और बोलना चाहूंगी कि आप लोगों में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा इलेक्टिव पेपर है जो आपको चूज करना चाहिए। देखिए मैं एक डिटेल सेशन लेके आ रही हूँ 9th ऑफ मई को इलेक्टिव पेपर का, जिसमें मैं आपको जो 5 इलेक्टिव है ना, देखिए इलेक्टिव कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके सीआईबी की जर्नी में, बहुत ज्यादा मेजर रोल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इलेक्टिव पेपर को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, राइट। इलेक्टिव पेपर आपको वो चूज करना है जहां पर आपको एक एडवांटेज मिले। अगर आपके एबीएम, एबीएफएम कहीं भी थोड़ा बहुत इधर उधर अगर मार्क्स रह जाते हैं तो वो आपके इलेक्टिव पेपर में कवर हो पाए, है ना, वो आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए जॉर्ज डी डोरन, मैं यहाँ पे हर एक मैनेजमेंट गुरु हो चाहे कोई भी हो, मैंने उनके नाम यहाँ पे जरूर लिखे हैं क्योंकि इस बार क्वेश्चन इस तरीके के आए थे कि कौन सा टर्म किसने दिया है। इन्होंने इस टर्म को दिया है स्मार्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर जून में। मैं ज्यादातर कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो मेरे दिमाग में भी रहते हैं और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मैं पिछला जो भी डेटा है मैं उसके हिसाब से जरूर लेती हूँ क्योंकि सीआईबी में क्वेश्चन रिपीट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। बताइए क्या हो सकता है आंसर? मैं आप लोगों के कमेंट भी देख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है, पहली चीज साइंटिफिक नहीं है तो ये ऑप्शन हम यही गलत कर देते हैं। सेकंड मीजरेबल है तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचा आपका ए ऑप्शन और डी ऑप्शन। थर्ड पे आते हैं अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। तो आंसर आपका ए है। हमेशा याद रखिएगा गोल जो है वो स्मार्ट होना चाहिए। हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम गोल देखते हैं इट शुड बी वेरी वेरी अचीवेबल होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो आंसर शुड बी ए, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द राइट सीक्वेंस ऑफ एमबीओ। एमबीओ जो प्रोसेस है ये दी है आपकी पीटर एफ ड्रकर ने, ठीक है, गिवन बाय दी पीटर एफ ड्रकर, ये नाम भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रोसेस का राइट सीक्वेंस क्या है? ऑप्शन ए है establish the goal and desired outcome for each subordinate in conference between the management and, right, थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा है यहाँ पे, ठीक है, एंड द कंसर्न सबऑर्डिनेट। सेकंड क्या है यहाँ पे? सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। थर्ड है यहाँ पे असेस परफॉर्मेंस अचीव्ड अगेंस्ट गोल, set for the employee through frequent performance review meeting between the manager and the subordinate। और डी ऑप्शन है आइडेंटिफाई द रीजन फॉर शॉर्टफॉल एंड गिव फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। लास्ट है एस्टेब्लिश न्यू गोल एंड न्यू स्ट्रेटजी फॉर द कमिंग ईयर। पहले तो आप लोग मुझे आंसर बताइए, उसके बाद मैं बताती हूँ एमबीओ है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एमबीओ का पहली चीज तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एमबीओ का मतलब होता है दैट इज मैनेजमेंट बाय
ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का? पहली चीज, यहाँ ये मेथड जो है आपकी ये प्लानिंग में भी यूज होती है और ये मेथड आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की मेथड है। तो ये जो एमबीओ है ये आप लोग एबीएम में भी पढ़ोगे, एबीएफएम में भी पढ़ोगे और एचआर इलेक्टिव में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो 3 जगह ये आपको काम में आने वाली है, राइट। तो यहाँ पे देखिए एमबीओ का मतलब क्या है, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब इसमें हम क्या करते हैं एमबीओ मेथड में? एमबीओ मेथड में बेसिकली यहाँ पर हम ये देखते हैं, राइट, कि आप और आपका मैनेजर दोनों मिलके एक यहाँ पर गोल डिसाइड करते हैं कि हाँ इस साल में हमें ये काम करने हैं, है ना। जो गोल है वो आप डिसाइड करते हो, आप और आपका मैनेजर दोनों मिलके। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद यहाँ मतलब आपकी भी एक तरीके से कंसेंट रहता है कि हाँ मैं इस गोल के लिए रेडी हूँ जो टारगेट मुझे दिया जा रहा है। इसके बाद क्या होता है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है 6 मंथ में, 1 ईयर में और उसके बाद ये देखा जाता है कि आपको जो भी टारगेट दिया गया था क्या आपने वो टारगेट अचीव किया है या नहीं किया, है ना। ये 2 चीजें चेक की जाती है, फिर उसके हिसाब से आपको जो भी फीडबैक है वो दिया जाता है और लास्ट में ये देखा जाता है कि आपके लिए नए गोल और टारगेट सेट किए जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं राइट सीक्वेंस इसका क्या है, राइट। Establish the goal and desired outcome for each subordinate in conference between the management and the concerned subordinate, ठीक है। ऑफ कोर्स ए से शुरुआत लग रही है यहाँ पे, ठीक है, तो मतलब बी आंसर नहीं है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, सॉरी, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ज्यादातर इसमें जो चीजें काम आती है ना वो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड बहुत काम आती है। मैंने यहाँ पे ये देख लिया कि प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से है, तो प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से है, यहाँ पे गोल सेटिंग से और डिजायर्ड आउटकम से, मतलब ए से। तो ऑफ कोर्स बी और, ठीक है, बी और डी को मैंने यहाँ पे हटा दिया, है ना। अब बच्चे ए और सी। अगला क्या है स्टेप, सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और सी है यहाँ पे असेस परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये आंसर है क्योंकि इसके बाद आप क्या करोगे, पहले आपने आपने और आपके मैनेजर ने यहाँ पे गोल और आउटकम सेट किए, है ना। दोनों ने आपस में मीटिंग करके यहाँ पे गोल सेट किए हैं। उसके बाद आपने क्या किया, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को यहाँ पे सेट किया। तीसरा क्या किया, आपने यहाँ पे जो भी परफॉर्मेंस अचीव की थी, राइट, वो आपने यहाँ पे असेस की। फिर आपने ये देखा कि अगर कुछ भी कोई कमी है, कोई शॉर्टफॉल है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे फीडबैक दिया, है ना, जो भी शॉर्टफॉल है, काउंसलिंग की, फीडबैक दिया, राइट। और फीडबैक देने के बाद आपने फिर यहाँ पे नए गोल और नई स्ट्रेटेजी बनाई फॉर दी कमिंग ईयर। एमबीओ हमेशा ये ऐसे ही चलता है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, दोबारा से परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे 6 मंथ में, 1 ईयर में। फिर उसके बाद यहाँ पे आप कमी देखेंगे कहाँ पे कमी है और फिर लास्ट में आप नए गोल और सेट जो टारगेट है फिर से सेट करेंगे। तो एमबीओ ऐसे ही चलता है। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल की बहुत फेमस मेथड है जो काफी ज्यादा यूज होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, और ये एक तरीके से प्लानिंग की भी मेथड है, ठीक है। कोई भी अगर डाउट है ना आप लोग पूछ लेना यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द मेथड। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट है इसमें, राइट, दैट इज पॉलिटिकल, सोशल, टेक्निकल, पेस्टल एनालिसिस, ठीक है। आपने अगर देखा होगा पेस्टल एनालिसिस, क्या होता है पेस्टल एनालिसिस, जैसे स्वॉट होता है ना, वैसे ये भी आपका एनवायरमेंटल एनालिसिस है। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि एनवायरमेंट में क्या चीजें हैं, राइट, क्या पॉलिटिकल फैक्टर हैं, क्या सोशल फैक्टर हैं, क्या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हैं, क्या इकोनॉमिकल फैक्टर हैं, क्या एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, क्या लीगल फैक्टर हैं, जो कहीं ना कहीं मेरी प्लानिंग को इम्पैक्ट करते हैं। तो जब मैं आपको पेड क्लास में
पूरा एक कंप्लीट प्लानिंग वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, मॉड्यूल ए बहुत इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है। अगर आपको आ जाता है, अगर आपको समझ में आ जाता है, बिलीव मी इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर मॉड्यूल ए में आपको कराऊंगी। यहाँ पे पहली चीज, लास्ट ईयर जून में बहुत इजी क्वेश्चन आया था कि पेस्टल का फुल फॉर्म क्या है। क्या फुल फॉर्म है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ई आप कुछ भी ले सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। ठीक है, सो दिस द फुल फॉर्म। पहली चीज फुल फॉर्म आपको याद रखना है। दूसरा यहाँ पे देखिए क्या है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये है कि आपको इसमें ये देखना है कि पेस्टल से रिलेटेड एक केस स्टडी भी आ सकती है, जो इस बार जून के एग्जाम में आई भी थी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स केस स्टडी यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है। तो जस्ट प्लीज इस चीज को आप लोग याद कर लेना। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है। पहला देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन पॉलिटिकल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कंपटीशन पॉलिसी, इंडस्ट्री रेगुलेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्स पॉलिसीज। तो यहाँ पे ए का आंसर है 2, राइट। 1 तो नहीं है, ऑप्शन 1 या 2 में से है, तो मतलब यहाँ पे ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया। ठीक है, अब मुझे देखना है इनमें से आंसर है। देखिए सीआईबी के पेपर में स्पेशली एचआर इलेक्टिव का जो पेपर होगा ना आपका, ठीक है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग एचआर इलेक्टिव ही चूज करो। तो जो एचआर इलेक्टिव का पेपर होगा ना, उसमें आप लोग ये चीज देखेंगे कि कई आंसर आप एलिमिनेशन से ही सॉल्व कर सकते हैं। पहला एलिमिनेशन से और दूसरा कॉमन सेंस लगा के। ठीक है, स्पेशली एचआर इलेक्टिव में एक तो एलिमिनेशन यूज करके, दूसरा केवल कॉमन सेंस लगा के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन सी और डी नहीं बचा। बी में क्या है? सोशल फैक्टर है। सोशल मतलब आपका कहीं ना कहीं इससे रिलेट हो रहा है, कल्चर, डेमोग्राफिक, चेंजिंग लाइफ स्टाइल। ठीक है, टेक्नोलॉजी का मतलब है अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी चेंज होता है टेक्नोलॉजी में, राइट। और इकोनॉमी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? इकोनॉमिकल का मतलब होता है यहाँ पे कि कुछ भी, राइट, जैसे ये आपका एनवायरमेंटल फैक्टर है ना। और लीगल का मतलब यहाँ पे क्या है? लीगल का मतलब है, राइट, लीगल का मतलब है लॉ, लेजिस्लेशन वगैरह, है ना। तो इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे आंसर आपका निकल के आता है ए, दैट इज। ठीक है, तो यहाँ पे ई का आंसर है 6। एनवायरमेंटल मतलब पॉल्यूशन, कार्बन एमिशन, मतलब क्या चीजें हैं आपके एनवायरमेंट में जो इम्पैक्ट कर सकती हैं आपकी प्लानिंग को। आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये कौन से फीचर्स हैं, ठीक है, जो आपकी प्लानिंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल, इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो आपकी प्लानिंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर आपका ए है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग और एस्टिमेटिंग द फ्यूचर बेस्ड ऑन द एविडेंस फ्रॉम द पास्ट एंड प्रेजेंट इज रिफर टू एज, इसको हम क्या बोलते हैं? फोरकास्टिंग, प्लानिंग प्रेमाइसेस, कंटीजेंसी प्लानिंग या फिर एनवायरमेंटल स्कैनिंग। बताइए, ये आपकी मैं लाइव क्लास ही ले रही हूँ। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट लगता है ना, एनी डाउट, कहीं भी कुछ भी, इवन अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डाउट हो सकता है, मतलब जैसे कि राइट, कुछ भी रिलेटेड टू आपकी इलेक्टिव पेपर को चूज करके सीआईबी एग्जाम को लेकर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं लाइव अभी क्लास ले रही हूँ, तो आई कैन सी योर कमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग और एस्टिमेटिंग द फ्यूचर बेस्ड ऑन द एविडेंस फ्रॉम द पास्ट एंड द प्रेजेंट, कौन सी मेथड है जहां पर हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं बेस्ड ऑन दी पास्ट इवेंट। जैसे मुझे अभी भविष्यवाणी करनी है कि नेक्स्ट ईयर जून में क्या मौसम होगा, वेदर कैसा होगा, मैं क्या करूंगी? मुझे यहाँ पे प्रिडिक्शन देनी है 2025 की। मैं क्या करूंगी? मैं 2023 की प्रिडिक्शन देखूंगी, मैं 2024 की प्रिडिक्शन देखूंगी, है ना, मतलब डेटा देखूंगी कि 2023 में कैसा मौसम था, 2024 में कैसा था। इन दोनों के बेसिस पे हो सकता है मुझे और पहले का डेटा लेना पड़े। मैं यहाँ पे जून 2025 का डेटा यहाँ पे मैं चेक कर सकती हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग और एस्टिमेटिंग द फ्यूचर बेस्ड ऑन द एविडेंस फ्रॉम द पास्ट एंड द प्रेजेंट इज रिफर टू एज, बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर? ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पे आपका दैट इज फोरकास्टिंग। ठीक है, फोरकास्टिंग आपकी शॉर्ट, ये क्वेश्चन आया था अभी दिसंबर में। फोरकास्टिंग आपकी शॉर्ट टर्म भी होती है, फोरकास्टिंग आपकी लॉन्ग टर्म भी होती है ना, राइट? तो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग और एस्टिमेटिंग द फ्यूचर बेस्ड ऑन द एविडेंस फ्रॉम द पास्ट एंड द प्रेजेंट इज रिफर टू एज दैट इज फोरकास्ट। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड स्ट्रेटेजी, ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर जून में आया था कि स्ट्रेटेजी जो वर्ड है ये किस ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? ग्रीक वर्ड तो स्ट्रेटेगोस है, बट इसका मतलब क्या है? सिंथेसिस, सिनर्जी, जनरल व्यू या नन ऑफ द अबव? ये क्वेश्चन आया था पिछली बार जून एग्जाम में, बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर? ठीक है, यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है आपका ग्रीक वर्ड स्ट्रेटेगोस का मतलब होता है जर्नल्स व्यू। ये बेसिकली आर्मी से रिलेटेड वर्ड है ये। ठीक है, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है जर्नल्स व्यू, मतलब एक ऐसा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाना, एक इस तरीके का प्लानिंग बनाना जो कहीं ना कहीं हर किसी के फेवर में हो, मतलब एक गुड प्लानिंग बनाना। जर्नल्स व्यू इसका राइट आंसर है। ये आपकी बुक में एक छोटी सी लाइन में दिया हुआ है, तो राइट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिफाइन द वर्ड दैट इज वर्क स्पेशलाइजेशन। ठीक है, वर्क स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है बताइए? देखिए, वर्क स्पेशलाइजेशन को हम कई बार डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है जहां पर हम ये देखते हैं कि हर किसी का काम डिवाइडेड हो, मतलब एचआर का काम एचआर करे, फाइनेंस का काम फाइनेंस करे, लीगल का काम लीगल करे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड है एक्यूरेटली डिफाइन दी वर्ड दैट इज वर्क स्पेशलाइजेशन। ए है यहाँ पे इट इज द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग जॉब्स टुगेदर। बी है इंडिविजुअल एम्प्लॉय स्पेशलाइज इन डूइंग पार्ट ऑफ एन एक्टिविटी रेदर देन द एंटायर एक्टिविटी। सी है यहाँ पे इट इज द लाइन ऑफ द अथॉरिटी एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अपर ऑर्गेनाइजेशन लेवल टू द लोअर लेवल। और डी यहाँ पे क्लैरिफाई हु रिपोर्ट टू होम। बताइए क्या राइट आंसर है? अच्छा क्वेश्चन है ये काफी। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्क स्पेशलाइजेशन का मतलब है जहां पर नॉर्मली एंटायर एक्टिविटी की जगह आप एक चीज में, जैसे बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं, उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है ये देखना कि हर किसी पर्सन का अलग अलग काम हो, एचआर का अलग, आईटी का अलग, मार्केटिंग का अलग। ठीक है, तो वर्क स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है जो जिस चीज में स्पेसिफिक होता है, बेस्ट होता है, वो काम करता है। ठीक है, ये नहीं कि एक ही पर्सन सारे काम कर रहा है। तो वर्क शुड बी डिवाइडेड, राइट? अब यहाँ पे देखिए बैच की मैं आपको यहाँ पे डिटेल बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइप करना है adda247.com। ठीक है, जैसे ही आप ये यूज करेंगे adda247, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैच जो है वो आपका स्टार्ट होने वाला है कल से। ठीक है, दिस इज सीआईबी जून 2024। ये आपका जोश बैच है और ये जील बैच है। तो जो जोश बैच है ये बायलिंगुअल बैच है। ठीक है, बाय नाउ पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको कूपन कोड लगाना है दैट इज Y666, अप्लाई कर देना है एंड द प्राइस इज, आप देख सकते हैं अभी बहुत स्पेसिफिक डिस्काउंट यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, जो कूपन कोड है वो आपको क्या लगाना है? Y666। ठीक है, ये लगाना है आपको, प्लस 1% का यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, मतलब यहाँ पर आपको 81% का डिस्काउंट मिलेगा। 80 तो यहाँ पे लिखा हुआ है,
पर आपको यहाँ पे 81 का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस कॉइन भी आपको मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल पर अड्डा एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और जैसे आप डाउनलोड करेंगे ना, वहां पर से आपको ये बैच खरीदना है, ठीक है। पर इसमें इलेक्टिव पेपर इंक्लूड नहीं है। इलेक्टिव पेपर आपका किस में इंक्लूड है, वो आपका महापैक में इंक्लूड है। और अभी महापैक में बहुत स्पेशल ऑफर चल रहा है। एक तो डबल वैलिडिटी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको Y666 कोड लगाना है, राइट, अप्लाई कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, Y666 प्लस 81% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, प्लस कॉइन भी आप यूज कर सकते हैं जब आप अड्डा की एप्लीकेशन यूज करेंगे तब, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे आपको 81% का डिस्काउंट मिलता है। और ये प्राइस आपकी 6499, ये प्राइस आपकी और भी कम हो जाती है, और भी कम, ठीक है। तो आप लोग प्लीज याद रखिएगा, ये 6499 प्राइस है, ये आपकी और कम हो जाएगी जब आप अड्डा का ऐप यूज करेंगे तब, बिकॉज 80 की जगह 81% आपको यहाँ डिस्काउंट मिलेगा, प्लस कॉइन भी मिलेंगे। तो परचेस करते टाइम याद रखिएगा कि ऐप से ही परचेस करना है, राइट। और कोई भी डाउट है तो आप लोग, ये ममता आपका मैंने कमेंट अभी देखा है, ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और ये कोड आपको लगाना है Y666 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। बैच जो है कल से स्टार्ट हो रहा है। देखिए 2 महीने का टाइम बचा है, तो डेफिनेटली आपकी भी यहाँ पे मेहनत बहुत लगने वाली है और हमारी मेहनत भी बहुत लगेगी, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको 2 महीने में तैयारी करानी है और हमें 2 महीने में वो तैयारी आपको करवानी है। तो लग के अगर तैयारी करेंगे 2 महीने में, तो डेफिनेटली जो पेपर है CIB का वो इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक 9 मई को मैं आपके लिए सेशन लेके आऊंगी इलेक्टिव पेपर का, कि कौन सा इलेक्टिव पेपर आपको चूज करना चाहिए, ठीक है। चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। BNC, अगर आप इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको एग्जाम पे इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस है वो स्पेसिफिकली मैकमिलन की बुक से ही मैं बना रही हूँ। तो आपको ऐसे ही पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, राइट। आप इस सेशन के लिंक को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो जिनका CIB का एग्जाम है, राइट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज दैट वी हैव स्टार्टेड फॉर ABFM एज वेल एज ABM। ABM की जो क्लास है वो 9 बजे होती है, ABFM की क्लास जो है वो 8:30 होती है, ठीक है। दिस इज 3rd सेशन। इससे पहले हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन के ऊपर बेस 2 सेशन करे थे, एक में न्यूमेरिकल केस स्टडीज करी थी, एक में थ्योरेटिकल केस स्टडीज करी थी। आज जो सेशन है वहां पर हम मैकमिलन के BNC मॉड्यूल से मिक्स एंड मैच क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन, when valuing copyrights or trademarks using the relative value method, what key aspect is often taken into consideration? The historical significance of the asset in popular culture, the price at which similar assets have been sold in the past, the total number of copyrights or trademarks owned by a single entity, the initial registration cost of the copyright or trademark. Now, what are your copyright, trademarks और license? What are they? ये सब intangible asset है, right? Intangible asset क्या होते हैं? जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। सो ये सब क्या है? ये इनटैंजिबल एसेट है जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो एज पर कंपनीज एक्ट हमारे जो फिक्स एसेट हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज टैंजिबल फिक्स एसेट एंड इनटैंजिबल फिक्स एसेट। ना इनटैंजिबल फिक्स एसेट में भी क्या होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनटैंजिबल एसेट। एक वो जहां से हम कैश फ्लो को निकाल सकते हैं, अर्निंग्स को एस्टिमेट कर सकते हैं। दूसरे वो जो इनको हम जिनकी अर्निंग्स को हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, जो कि डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं देते इनकम में। तो इनटैंजिबल एसेट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या लाइसेंस, ये डायरेक्टली हमारी इनकम को या कैश फ्लो को कंट्रीब्यूट करते हैं। इनका वैल्यूएशन करना थोड़ा सा आसान होता है। क्यों? क्योंकि इनके बिकॉज आप क्वांटिफाई कर सकते हो ना। प्रॉब्लम कहां पर आती है? जहां पे आप क्वांटिफाई ना कर पाओ,
है ना, जैसे ब्रांड की गुडविल जो है या ब्रांड वैल्यू जो है उसको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स और लाइसेंस ये तो खुद से इनकम जनरेट कर कर आते हैं। इनके बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन गुड्स को बेच सकती है, सर्विस को बेच सकती है, राइट। सो अगर हमारे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या लाइसेंस जैसे इंटेंजिबल एसेट है जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिनकी इनकम को हम कंप्यूट कर सकते हैं, जिनकी अर्निंग्स को हम कंप्यूट कर सकते हैं, कैश फ्लो जो इनसे आएगा उसे कंप्यूट कर सकते हैं, इन दैट सिचुएशन देयर आर टू मेथड्स। ओके, सो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और लाइसेंस के केस में हम लोग बात कर रहे हैं। कॉपीराइट हो गया, अगर ट्रेडमार्क हो गया, लाइसेंस हो गया, इनके केस में हम या तो डीसीएफ यूज कर सकते हैं या फिर हम रिलेटिव वैल्यूएशन यूज कर सकते हैं। ये दो मेथड हम यूज कर सकते हैं, राइट, इन ऑर्डर टू वैल्यू देम, राइट। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब आप वैल्यूएशन कर रहे हो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क का यूजिंग द रिलेटिव वैल्यू मेथड, what key aspect is often taken into consideration? Number one, the historical significance of the asset in popular culture, the price at which similar asset have been sold in the past, the total number of copyrights or trademarks owned by a single entity, the initial registration cost of the copyright or trademark. Now, relative valuation में क्या होता है? रिलेटिव वैल्यूएशन में आप रिलेटेड एसेट ढूंढते हो, रिलेटेड चीजों को ढूंढते हो, करेक्ट। अब यहां पे आप देखो, द प्राइसेस एट विच सिमिलर एसेट हैव बीन सोल्ड इन दी पास्ट, ये डेफिनेटली किसके साथ जाता है, रिलेटिव वैल्यूएशन के साथ, क्योंकि रिलेटिव वैल्यूएशन में आप क्या करते हो, पास्ट में ऐसे ही सिमिलर एसेट को ढूंढने की कोशिश करते हो, उनको कंसिडर करके आप वैल्यूएशन करते हो, ठीक है। तो आई होप यहां तक सबको क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कहता है, अ कंपनी हैज पेड ₹3 एज करंट डिविडेंड, द ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी इज 8%, इफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 12%, द प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर इन नियरेस्ट 3 ईयर हेंस विल बी। एक कंपनी ने ₹3 का करंट डिविडेंड पे किया है, ठीक है। डिविडेंड का ग्रोथ रेट आपको कितना बोला है, 8%। क्या होगा राइट आंसर, 3 ईयर हेंस बोला है। जल्दी से कैलकुलेट करते जाइए। करंट ईयर आपको डिविडेंड दिया है, यहां पर हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग गॉर्डन्स मॉडल, है ना, गॉर्डन्स का ग्रोथ मॉडल यूज करेंगे। चलिए, नाउ 3 साल के बाद कितना होगा पूछा है, 3 years hence, यानी आफ्टर 3 years, करेक्ट। तो अभी हमें क्या दिया है, D0, दैट इज ₹3। R कितना दिया हुआ है, 12%। ग्रोथ कितनी दी हुई है, 8%। हमें पूछा है शेयर का फेयर प्राइस आफ्टर 3 years, है ना, 3 years hence। तो कैसे करेंगे, हमें निकालना होगा D1 नहीं ना, D2, D3, D4 निकालना होगा, राइट। तो D को हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस ग्रोथ पावर 4, 4th ईयर हेंस, 3rd ईयर हेंस, यानी 3 साल के बाद, यानी चौथे साल की वैल्यू पूछी है, R माइनस G। अब एक्सपेक्टेड डिविडेंड, करंट ईयर का डिविडेंड इज 3, ग्रोथ रेट इज 1.08, डिस्काउंट रेट आपको दिया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। तो 1.08 इंटू 123, है ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे 0.04 से, आंसर आएगा 102 रुपीज, 102.04, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमने ऐसा क्यों करा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, 3 ईयर हेंस, 3 ईयर नहीं, 3 ईयर हेंस यानी उसके 3 साल के बाद क्या होगी। तो यहाँ पे लैंग्वेज विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
ठीक है नॉर्मल गॉर्डन मॉडल ही जो हमने पढ़ा है ये वाला, बट यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन ऐड करा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोलता है एक्स लिमिटेड इज फोरसीइंग अ ग्रोथ रेट ऑफ 14% पर एनम इन नेक्स्ट 2 years. The growth rate is likely to fall to 12% for the third year and fourth year. After that, growth rate is expected to stabilize at 10% per annum. If the last dividend paid was rupees 2.25 per share and the investor required rate of return is 18%, you are required to calculate the intrinsic value of share of X Limited as of date. ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन से आपको नहीं समझ आया हो तो मैं आपको बता देती हूं, ये जो क्वेश्चन है ये किसको बिलोंग करता है, 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल। ये क्वेश्चन आपका 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल से बिलोंग करता है। अगर अभी भी आप रिलेट नहीं कर पाए हो तो दिस इज फ्रॉम द चैप्टर डीसीएफ। डीसीएफ में जब आप इक्विटी की वैल्यूएशन कर रहे होते हो, इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशन करते हो, तो 2 तरीके से कर सकते हो, या तो फ्री कैश फ्लो दैट इज अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स, या तो आप वो ले सकते हो, या फिर डिविडेंड को यूज कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे डिविडेंड को यूज करो बिकॉज उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट क्या करोगे, P0। बट अगेन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल बोलता है कि मल्टीपल केस हो सकते हैं, या तो नो ग्रोथ हो सकती है, या तो कांस्टेंट ग्रोथ हो सकती है, या तो 2 स्टेज मॉडल हो सकता है जहां पे इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा फिर स्टेबल हो जाएगा, या फिर 3 स्टेज जहां पे ये 3 सिचुएशन बनेंगे। नाउ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको घबरा के जल्दी से फॉर्मूला नहीं देखना है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू आप बिना फॉर्मूले के आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, वैसे ही जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हो। नाउ सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये रियलाइज करना कि आपको क्वेश्चन में D0 दिया हुआ है ना कि D1। करंट ईयर का डिविडेंड है 2.25, ठीक है। ग्रोथ सारी लिख लेते हैं। G1 हमें कितनी दी हुई है, 14%, this will remain for 2 years. Then the growth is G2 will remain for 10%. Sorry, 12%, and then it will stabilize. ये रहेगी 12%, ठीक है, and stabilize growth rate जो है दैट इज 10%, है ना। ये 3 चीजें इन्वॉल्व है। आर हमारा देख लेते हैं कितना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 18%, ठीक है। डिस्काउंट रेट भी हमें दिया हुआ है और हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, P0 दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करो, देखो 2 चीजें चाहिए होगी। एक तो आपको ये सारे डिविडेंड चाहिए होंगे 2 साल यानी 4 साल, और 4 साल के बाद 10% की ग्रोथ पे स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी आपको टर्मिनल वैल्यू भी निकालनी होगी। तो पहले ईयर में कितना हो जाएगा डिविडेंड, 1, 2, 3, 4 एंड फोर्थ मैंने 2 बार क्यों लिखा, बिकॉज टर्मिनल वैल्यू निकालनी है। अब एक बार देखते चलते हैं, पहला वाला ग्रोथ रेट कितना है, 1.14, ठीक है। तो आप अगर कैलकुलेटर आपको दिख रहा है तो 1.14 इंटू 2.25 2.565 5 है तो इसे 5.7 कर देते हैं, फिर से एक बार इक्वल्स टू प्रेस कर देते हैं 2.92, ठीक है। हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी चाहिए होगी, तो प्रेजेंट वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है 0.85, 0.72, ठीक है। थोड़ी स्पेस और चाहिए होगी तो इसको जरा क्लीन एंड क्लियर कर देते हैं, ठीक है। थर्ड ईयर, अब थर्ड ईयर चेंज हो रहा है, 2.92 तो ठीक है 2.92, बट हमें फैक्टर क्या चाहिए, नेक्स्ट ग्रोथ इज योर 12%, 1.12 इंटू 2.92 इक्वल्स टू करते हैं 3.27। डिस्काउंटिंग रेट हमें दिया है 0.61। नाउ फोर्थ ईयर, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ ईयर में 2 वैल्यू है, फिर से एक बार इक्वल्स टू प्रेस करते हैं 3.66, यहां तक हमारी वैल्यू आ गई है 3.66 तक। अब हमें टर्मिनल वैल्यू निकालनी है। टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3.66 इंटू 1.10, 4.026, ठीक है। अब ये जो टर्मिनल वैल्यू है इसको निकालने के लिए हमने पहले 3.66 को स्टेबलाइज ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड किससे करेंगे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस योर ग्रोथ रेट, ठीक है।
that means divided by 0.08. This will give you 50.32. This will give you 50.32. अब प्रेजेंट वैल्यू निकालना शुरू करते हैं. ठीक है, इन सारे फैक्टर्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालना शुरू कर देते हैं. तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? 2.5 तो हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है. 2.18 2.10 1.99 then 1.90 if you multiply this and the last one being 26.17. ठीक है, अब रेड में जितनी भी वैल्यू हमने लिखी है उसे ऐड कर दो. आपकी P0 की वैल्यू आ जाएगी 34.34. आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी? P0 आ जाएगा 34.34. आई होप यहां तक क्लियर है. चले आगे. नेक्स्ट वन. आई थिंक इट इज क्लियर. आप चैट में मुझे बता सकते हो. आई होप यू विल एंजॉय द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस बिकॉज दीज आर गुड लेवल क्वेश्चंस. ठीक है, नेक्स्ट वन. What primary right does the owner of a trademark, copyright or license have? The exclusive right to use the asset in advertisement campaign, the exclusive right to manufacture, sell associated goods or render the associated services, the exclusive right to alter the asset without any restriction, the right to share the asset with other entities without having any limitation. What primary right does the owner of a trademark, copyright or license have? नाउ जो ओनर होता है ट्रेडमार्क का, कॉपीराइट का या फिर लाइसेंस का, उसके पास क्या एक्स्ट्रा राइट्स होती हैं कि जो भी इस जो भी इसको रजिस्टर करवाता है, दे गेट एक्सक्लूसिव राइट टू मैन्युफैक्चर, सेल और रेंडर दी एसोसिएटेड सर्विसेज. यानी उससे रिलेटेड सर्विसेज को वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं या फिर रेंडर कर सकते हैं. बिकॉज दे हैव दिस राइट. उन्होंने रजिस्टर करवाया है ना, तो उनके पास ये राइट्स है. ठीक है, उसी फॉर्मूले के बेस वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो दे हैव दिस राइट. नेक्स्ट वन. Calculate the degree of financial leverage. From the following information, you can check the information that is given over here. You are required to calculate the degree of financial leverage. आपको क्या निकालना है? फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है. नाउ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एबिट अपॉन ईबीटी. बट यहां पे तो हमें नहीं दिया, हमें यहां पे एबिटा दिया है, एबिट तो नहीं दिया. एबिट क्या होता है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स एंड अर्निंग्स बिफोर टैक्स. ये दोनों हमें निकालना है. ऐसे क्वेश्चंस में ना, जब आपको इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं दी हो, सो फर्स्ट आप क्या करोगे? अब वो सारी इंफॉर्मेशन लिखना शुरू करोगे जो आपको दी हुई है. बिकॉज वंस यू राइट दैट इंफॉर्मेशन, आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि आपसे क्या पूछा गया है या क्या आपको दिया गया है और आपको क्या निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम इस क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, हम पहले वो लिखते हैं. बट स्टैंडर्ड वे में आप कैसे शुरू करो? आपको दिया हुआ है एबिटा. ठीक है, आप इसमें से क्या माइनस करोगे? डेप्रिसिएशन. तो आएगा एबिट. आप माइनस करोगे इंटरेस्ट, तो आएगा ईबीटी. आप माइनस करोगे टैक्सेस, तो आएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स. हमें ईबीटी और एबिट चाहिए, है ना. हमें अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस चाहिए एंड दो चीजें चाहिए. ठीक है, एबिटा आपको कितना दिया हुआ है? 830 करोड़. करेक्ट.
डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 6, कितना बचा 824 करोड़। ठीक है, इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें दिया है अर्निंग पर शेयर इज गिवन 4, करेक्ट, अर्निंग पर शेयर इज गिवन 4 एंड नंबर ऑफ शेयर्स इज गिवन 33, यानी अर्निंग्स पर शेयर कैसे आती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स विल गिव यू 4 रुपीज, तभी तो अर्निंग पर शेयर आएगी। अब आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं पता, नंबर ऑफ शेयर्स पता है 33 करोड़ है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4 से तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। चलिए प्रॉफिट पहले एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 33 इंटू 4, दिस विल गिव अस 132 करोड़, 132 करोड़ आ गया। ठीक है, अब टैक्सेस का रेट आपको कितना दिया हुआ है 30%, यानी हमारा जो अर्निंग्स बिफोर टैक्स था ये 100% होगा, इसमें से जब मैंने कुछ माइनस करा होगा तो ये 70% आया होगा, करेक्ट है ना, ये कितना आया होगा 70%, यानी ये 132 जो है 70% है। मैंने आपको सिखाया है ना 100% कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100 विल गिव यू EBT, दैट इज 188.57, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 56.57, दैट इज योर टैक्सेस, करेक्ट। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 824 माइनस 188, this will give you the difference of 635.43 करोड़, राइट। अब आपको क्या निकालना है, फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होगा, EBIT अपॉन EBT, दिस इज गिवन 824 divided by 188.57, $4.37। फाइनेंशियल लीवरेज कितना हो गया 4.37, करेक्ट। काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे दिस विल बी गिवन अ टारगेट ऑफ व्हाट, डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, सपोज अ कंपनी इज एमिंग टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू बाय ₹25 lakh, given that the company has a sales to capital ratio of 5, how much additional investment would the company need to achieve this increase in revenue? यानी हमारे यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, हमारी जो कंपनी है वो चाहती है कि उसका जो रेवेन्यू है यानी सेल्स है वो 25 लाख से बढ़ जाए, करेक्ट। और सेल्स टू कैपिटल रेशियो कितना दिया हुआ है, सेल्स टू कैपिटल रेशियो आपको दिया हुआ है 5। हम चाहते हैं कि हमारी सेल्स कितनी बढ़ जाए, 25 लाख हो जाए। कैपिटल हमें नहीं पता, हम इसे x मान लेते हैं, दिस विल बी 5, x क्या हो जाएगा 5 लाख। यानी अगर मैं 5 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करूं तो मेरा रेवेन्यू कितने गुना बढ़ेगा, 5 गुना बढ़ेगा। तो द आंसर वुड बी 5 लाख, है ना। विद एवरी 1 रुपी अमाउंट आई इन्वेस्ट, मेरा जो सेल है वो 5 गुना बढ़ता है। तो अगर मैं 5 लाख लगाऊंगी तो मेरा सेल 25 लाख बढ़ेगा। दैट इज व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस रेशियो, सेल्स टू कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, which of the following statements correctly captures the process of discounted cash flow valuation for copyrights and trademarks? The value is solely derived from the production expenses associated with the asset. The valuation involves estimating cash flow from the asset and multiplying them with the standard industry discount rate. The value is determined by applying a fixed multiple to the expected cash flow without considering uncertainty. The valuation requires estimating expected cash flow, applying a discount rate reflecting uncertainty and then determining the present value. यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन की बात की जा रही है। यानी
इनटैंजिबल एसेट जो कि जिनका कैश फ्लो हम एस्टिमेट कर सकते हैं, उनको दो ही मेथड से हम वैल्यू कर सकते हैं, या तो डीसीएफ से या तो रिलेटिव से। ये बोल रहे हैं कि अगर आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक यूज कर रहे हो तो कैसे वैल्यू निकालोगे। तो उसका सिंपल तरीका क्या है, जो वैल्यूएशन है हम पहले एस्टिमेट करेंगे कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या आता है, उसको हम एक रिस्क एडजस्टेड या फिर अनसर्टेनिटी रिफ्लेक्टेड, दैट मींस रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से डिवाइड करेंगे, एंड देन वी विल डिटरमाइन दी प्रेजेंट वैल्यू। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। डीसीएफ में क्या होता है, आप कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हो, ऐड करते हो, टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वन, which of the following statement best describes the challenges faced in the valuation of copyright and trademarks? The relative value method for copyright and trademark is based solely on the expected cash flow from the asset. The value of copyrights and trademarks remain consistent regardless of the potential infringements. Copyright and trademarks grant exclusive right for an indefinite period, making their valuation straightforward. The valuation of copyright and trademark may consider the cost of enforcing exclusivity and the potential loss of value from right violation. Now, हमारे जो वैल्यूएशन और वैल्यूएशन जब हम करते हैं कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स का, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी विल फेस? क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं? सी, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क के साथ जो चैलेंज आता है वो ये है कि हमारा जो कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ट्रेडमार्क या लाइसेंस है, that can be copied, that can be used, then you have to go for legal cases जिसमें टाइम लगता है। तो यही है कि valuation of copyright and trademark may consider the cost of enforcing exclusivity and the potential loss of value from rights violation। अब अगर आपका कोई भी ट्रेडमार्क या कॉपीराइट यूज कर रहा है, देन यू विल गो फॉर अ लीगल केस जहां पे पैसा लगेगा, उसकी वजह से कॉस्ट इनकर होगी, कॉस्ट ऐड होती जाएगी, देन देयर इज पोटेंशियल चांसेस दैट पीपल विल कॉपी एंड समवे समवन विल बी यूजिंग इट। तो अब जब आप लीगल केस कर रहे हो तो टाइम भी लगेगा, आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। दैट इज वन थिंग दैट वी हैव टू कंसिडर while valuing the intangible assets, specifically trademarks and license, which are capable of generating revenue. Now, from the following information, not only capable but basically जिसको आप quantify कर सकते हो, from the following information calculate the weighted average cost of capital। आपको जो information दी गई है इसको यूज करके आपको weighted average cost of capital निकालना है। Now weighted average cost of capital में हम क्या करते हैं, हम जो कॉस्ट असाइन करते हैं वो एज पर वेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट करते हैं। ठीक है, यहां पे आपको वेट दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी है, बहुत सिंपल तरीका है। वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते जाओगे। ठीक है, इसका हो जाएगा 7.5%, 50% है ना, हाफ हो जाएगा, 9% का 5, दैट इज 0.45%, एंड 8 का 45%, 3.6। $11.55%। 11.55% आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। नेक्स्ट वन and the last question for the day, which of the following statement correctly describes the tenure of redeemable preference share as per Companies Act 2013? Redeemable preference shares can be issued with an indefinite tenure and there is no obligation for companies to redeem them. Companies limited by shares are allowed to issue preference shares with a tenure exceeding 30 years. All preference shares must be redeemed within a period not exceeding 20 years, except for specific exceptions for certain infrastructure companies. Banks are prohibited from issuing perpetual debt instruments under any circumstances. Banks are they are the only one they can issue perpetual debt। अगर आपको याद हो, हमने उस दिन भी बताया था, banks are the only one which can issue perpetual debt, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है।
तो राइट आंसर क्या है? जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं, इंडिया में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आप इशू नहीं कर सकते, आप रिडीमेबल ही करोगे। टेन्योर होता है 20 इयर्स का। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो तो 30 इयर्स के लिए इशू कर सकते हो, बट फ्रॉम 21st ईयर ऑनवर्ड्स आपको क्या करना पड़ेगा? 10% का रिडम्पशन शुरू करना पड़ेगा अगले 10 साल, जिससे पूरा 100% रिडीम हो जाए इन 10 साल के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। अब जल्दी से मुझे स्कोर बताते जाइए, क्या रहा आपका स्कोर? मीनवाइल मैं आपको बता देती हूँ